नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आवाज़ अड्डा के मार्केट स्पेशल एपिसोड में। और बाजार में क्या डर के आगे जीत है, क्योंकि बाजार के लिए हफ्ता बहुत उठापटक वाला रहा है, लेकिन बाजार में बहुत उथल पुथल का दौर चल रहा है। 26,000 के लेवल को छूने के बाद निफ्टी फिर से नीचे है। ऐसे में अंदेशा है कि बाजार में अभी क्या 25,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। उधर फेड ने रेट कट तो किया, लेकिन आगे रेट कट होगा या नहीं, इसको लेकर सफाई नहीं दी। और इसके अलावा एफआईआईज जो खरीदारी कर रहे थे उन्होंने भी पलटी मार ली है और बाजार में गिरावट दिख रही है। तो आखिर बाजार का अभी आउटलुक क्या है, किन स्तरों पर मार्केट टिका रहेगा, क्या ये गिरावट एंट्री का एक अच्छा मौका भी हो सकती है। साथ ही आईपीओ का बाजार भी गर्म हो रहा है, तो क्या करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज मार्केट के कुछ ऐसे ही अहम सवालों पर चर्चा होगी। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपका परिचय उनसे कराता हूं। आज के हमारे पैनल में शामिल हो रहे हैं मार्केट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, सुदीप बंदोपाध्याय जी मार्केट एक्सपर्ट, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब और कैपग्रो कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर अरुण मल्होत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। अगर हम ओवरऑल इस हफ्ते को देखें तो एक बार जैसा मैंने कहा बीच में तो 26,000 टच भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाई, नीचे आया। उसके बाद पिछले 2 दिनों में तो हमने करीब देखा कि 1.25% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। ओवरऑल निफ्टी में अगर देखें तो करीब करीब 1/4% से थोड़ी सी ज़्यादा की आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा हफ्ता काफ़ी मिक्स रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट एक हुआ, बीच में एक हाई बना, फिर ये लो आ गया। कैसे देखें इस हफ्ते को? नहीं, वही ये सब जो आपने बताया ना, तो वो मैं अगर मार्केट को निकाल कर आप एफआईआई की आउटलुक को सब्स्टिट्यूट करें तो एकदम वैसा ही होगा। जिस दिन एफआई थोड़े अंदर आए या अपनी बिक वाली कम किया, उस दिन मार्केट थोड़ी बड़ी एफआई ने निकाला तो निकाला, क्योंकि डोमेस्टिक का तो कंटिन्यूअस बाइंग रहा है। खाली एक चीज है कि शायद डोमेस्टिक में थोड़ी सेक्टर रोटेशन के कारण एक सेक्टर को खरीद रहे तो दूसरी को बेच रहे थे, वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था। तीसरी बात, जैसे आपने सही कहा कि फेड की जो एक आउटलुक थी वो थोड़ी क्या कह सकते हैं, थोड़ी नेगेटिव सरप्राइज थी, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर कमिट कर लिया कि दिसंबर में तो रेट कट और नहीं होगा। तो ये चीज थोड़े मार्केट को पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्टीमेटली एफआईएस के फ्लोस अगर अमेरिका से बाहर जाना है तो उधर एक रेट कट का माहौल, डॉलर वीकनिंग का माहौल चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो नेचुरली ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के लिए स्थिति अच्छी नहीं थी। सेकंड, इंडिया की बात, डोनाल्ड ट्रंप तो हर 1-2 दिन में कहते कि मैं मोदी का फ्रेंड हूं, मैं ये हूं, ट्रेड डील करने वाले कर रहे वाले, बट नहीं हो रहा है। और बीच में खबर आई कि अगर इंडिया ट्रेड डील के लिए, एनर्जी के लिए उधर कौन से एथेनॉल करने की कोशिश करती है, तो क्या हो गया कि इधर इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपना झंडा उठा लिया कि भैया हमारे लिए तो शुगर के साथ जो एथेनॉल के लिए शुगर है उसका दाम आपने कटवा दिया, और अभी बाहर से कैसे खरीद सकते हो, यहां मुश्किल है। तो नेचुरली ट्रेड डील के लिए ये एक संकट है, ये चीज सॉल्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए सोय और मेज ये दोनों एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए वो एक रेड लाइन है, हमारे लिए भी वही रेड लाइन है। सेकेंड, एनर्जी के बारे में भी थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये रशिया के ऊपर जो 2 कंपनियों के ऊपर उन्हें लगा दिया अपना सैंक्शन, तो इंडिया को अभी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे, तो एक थोड़ी अनसर्टेनिटी है। यस, जरूर हम कुछ हद तक अमेरिका से तेल खरीदने की एक कमिटमेंट दे सकते हैं, शायद वो 12 या 15 बिलियन डॉलर, पर हमारी सभी रिफाइनरीज का पूरा हम अमेरिकन ऑयल नहीं यूज कर सकते। तो ये सब चीज थोड़ी अनसर्टेनिटी है। जब तक ये ट्रेड डील में कुछ क्लैरिटी ना आए, मेरा मानना है कि एफआईआईज थोड़े इधर उधर ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी मार्केट सस्ते नहीं है चीन मार्केट के और साउथ कोरियन मार्केट के कंपैरिजन में। तो ज्यादातर आप पूरा जो ब्लेम है वो एफआईएस के ऊपर लगा सकते हैं, यही मेरी आंसर है। और जिस दिन ट्रेड डील का इंटरिम ट्रेड डील समझे कुछ ना कुछ सामने आएगा, तो मेरे ख्याल में एफआईएस की वापसी शुरू होगी। बस वही एक बिग डिसीजन या अनाउंसमेंट की इंतजार है। बाकी सब तो कंजम्पशन, जीएसटी कट का तो ऑलरेडी मार्केट ने अलोकेट कर लिया। ऑटो सेक्टर में अच्छी रुझान मिली है, तो वो तो हो गया, अभी वो तो बात खत्म। अब ट्रेड डील, ट्रेड डील, ट्रेड डील, जैसे वो पिक्चर में आई थी ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ट्रेड डील ही सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईएस के मन में, वो इसलिए मैं कह रहा हूं। राइट। और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। द वे जैसा सुनील जी भी कह रहे हैं कि ट्रंप साहब एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं, कब होगा, कैसे होगा,
शायद उनके अलावा तो कोई भी उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और करेंगे भी नहीं हम यहाँ पर। बट लेट्स से बड़ा ट्रिगर होगा जिसका मार्केट को इंतजार है। सुधीर साहब, इसी लाइन पे आपसे आगे, जैसा मैंने कहा भी कि बढ़िया हफ्ता, लेकिन आखिरी में 2 दिन में करीब करीब 1.25% और 1.5% के बीच की गिरावट, तो क्या ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी या कोई गहरी चिंता थी, या फिर जैसा सुनील जी ने कहा कि बस एक वो बड़े ट्रिगर का इंतजार था, शायद वो रेट कट अनाउंसमेंट आई तो वहां से जो उम्मीद थी, कमेंट्री जैसी चाहिए थी, नहीं मिली, मार्केट नर्वस हुआ और वो रिफ्लेक्ट हुआ? ये 2 चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली तो जैसे सुनील जी कह रहे हैं, एफआईआईज का जो मूड है, एफआईआईज का जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआईज बेचना चालू कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट गिर रहा है, और एफआईआईज अगर खरीदारी करना चालू करते हैं तो इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है। पिछले करीब लगभग 5, 7, 10 दिन से यही देख रहे हैं हम लोग। और इस पे अभी क्या हुआ कि एक तो ट्रेड डील को लेके बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, और जैसे सुनील जी कह रहे हैं, आप भी कह रहे थे कि ये यहाँ पे कुछ निश्चित रूप में कहना बहुत मुश्किल है। 2 चीज यहाँ पे भी है। एक तो पहली बात है, इंडिया के बहुत सारे रेड लाइंस है, यूएस के भी कुछ रेड लाइंस है, और दोनों अपने पोजीशन में कुछ हद तक फर्म है, तो इसीलिए डील बहुत जल्दी होना मुश्किल लग रहा है। साथ में ये भी मैं कहूंगा कि देखिए, ट्रेड डील तो एक बात है, दूसरी बात यहाँ पे है कि हमारे यहाँ जो इश्यूज है, जो वैल्यूएशन वाला इशू है, वो भी तगड़ा है। वैल्यूएशन हमारे यहाँ अभी भी चीप नहीं है। बाकी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में अभी भी हमारे यहाँ वैल्यूएशन कुछ हद तक फुल है। अब तीसरी बात यहाँ पे है कि ये वैल्यूएशन पे जब मार्केट चल रहा है, आईपीओज भी जबरदस्त आ रहे हैं, और एफआईआईज का रुख अगर देखेंगे, आईपीओज में वो दबा के पैसा लगा रहे हैं, और कहीं ऐसा भी हो रहा है कि वो सेकेंडरी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, और वो पैसा शायद कुछ हद तक प्राइमरी मार्केट में भी आ रहा है। तो जब इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं तो जरूर एफआईआईज की तरफ से कुछ सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग हो रहा है, ताकि वो रकम इकट्ठा कर पाए प्राइमरी मार्केट में निवेश करने के लिए। ये भी एक फैक्टर मुझे तो लगता है मार्केट में अभी बरकरार है। तीसरी बात यह है कि हालांकि सेकंड क्वार्टर के नतीजे जो एक्सपेक्टेशन थे उससे कुछ हद तक बेहतर आए, पर अभी भी फंडामेंटल्स को वैल्यूएशन के साथ कैचअप करने में टाइम लगेगा। अब आप कह सकते हैं Q3 में होगा, Q4 में होगा, पर टाइम तो लगेगा। तो ये सारा जो स्थिति है, इसमें मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा, और जब तक ट्रेड डील में कुछ फर्म नहीं आता है तब तक ये वोलेटिलिटी जरूर रहेगा, और मार्केट में कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर भी नहीं है पॉजिटिव जो कि मार्केट को कंटिन्यूअसली ऊपर ले जाए। तो एक जो मोटी बात निकल कर आई है कि थोड़े दिन और आपको इस तरह की अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी, ऐसा मिक्स मार्केट की उसी हफ्ते में आपको हाई लगता हुआ दिखाई दे, उसी हफ्ते में फिर आपको 1-1.25% की मुनाफा वसूली जैसा कह ले, या एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे, इस तरह के मार्केट के लिए आपको थोड़ा अभी मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। पंकज साहब, तो अगर थोड़ा सेक्टर वाइज देखें, जैसे अभी सुनील जी भी बात कर रहे थे कि क्या सेक्टर रोटेशन है, आईटी फार्मा कमजोर, पीएसयू बैंक हमने देखा तेज, इंफ्रा में एलएनटी और ये नतीजों के चलते हुए एक अच्छा मूव, तो ये सेक्टर रोटेशन है या फिर कुछ सेक्टर्स में फंडामेंटल इश्यूज ही हैं? नमस्कार विपिन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, मार्केट ना काफी डायनेमिक हो गई है, दैट्स व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग। और खास तौर से अगर हम एक जनरल मार्केट के रिटर्न्स की देखें, जनरल अगर हम एक लार्ज कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखें पिछले 1-1.5 साल के, आई थिंक वो रिटर्न बड़े नॉमिनल रहे होंगे। आई थिंक दैट मे बी इन रेंज ऑफ -2-3%, in a range of 4-5%. But that does not reflect the dynamics of the market. That does not reflect the volatility of the market. That does not reflect the dynamic of sector rotation. अगर आप देखें विपिन जी, अगर मैं रिसेंट पिछले 8-10 हफ्ते की बात करूं, जिस तरह से मार्केट में चर्निंग देखी गई है, अगर हम निफ्टी की जैसे भी बात कर रहे थे, 1200-1300 पॉइंट की हमने निफ्टी में एक वन साइडेड रैली देखी। उसका कारण कुछ ही हो, चाहे एफआईज की लिमिटेड शॉर्ट कवरिंग रही हो, ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स ट्रेड डील रही हो, जो एक Q2 के जो नतीजे आए, आई थिंक जितनी मार्केट को एक मार्केट जितनी नॉट सो एक्साइटमेंट के साथ Q2 के साथ जा रहा था, उससे आई थिंक काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स Q2 के देखने को मिले हैं। सो काफी रनअप आ गया था, उसके बाद हमने 300-400 पॉइंट की करेक्शन देखी है। एंड जो आप बात कर रहे थे सेक्टर रोटेशन की, डेफिनेटली आई थिंक
जो एक बड़ा फैक्टर हो गया हमारी मार्केट में, बड़ी सीरियस सेक्टर रोटेशन चल रही है। हर 2-3 महीने में हम देखते हैं सेक्टर्स आर बीन रोटेटेड। अगर हम पिछले 5-7 हफ्ते की बात करें, जिस तरह से वापस मेटल शेयर, मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जिस तरह से उभर के आया है, आई थिंक बहुत स्ट्रांग एक इसमें रिसर्जेंस देखी गई है। आज से 2 महीने पहले तक आई थिंक दीज टू सेक्टर्स वर डाउन इन डम्प्स एंड नोबडी वाज रेडी टू लुक एट दीज टू सेक्टर्स, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। उससे पहले हमने देखा था कि फार्मा में से समथिंग लाइक हॉस्पिटल्स में, उनमें हमने देखा था कि एक सीरियस एलोकेशन हमारी। उससे पहले हम देख रहे थे एनबीएफसीज में या प्राइवेट बैंकिंग में। सो सेक्टर रोटेशन इज द नेम ऑफ द गेम। और उसके क्या कारण, कैसे कारण बन जाते हैं, क्या कैटलिस्ट बन जाता है, आई थिंक मार्केट उस चीज को देख लेती है। टेक्नोलॉजी इज डाउन इन द डम्प्स एंड आई थिंक जो थोड़े बहुत हमारे को शेड्स देखने को मिल रहे हैं, मिड कैप टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू बाउंस बैक। सो रीजंस या कारण कुछ भी बन जाए, बट सेक्टर रोटेशन काफी एक्टिव हो रही है एंड दैट इज द रीजन। अगर आज के दिन जो एक एक्टिव इन्वेस्टर है उसको मार्केट ये कंपेल करे जा रही है कि यू हैव टू बी एक्टिव ट्रेडर ऑल्सो, यू हैव टू बी रेलिवेंट इन द मार्केट, यू हैव टू स्टे इन द मार्केट, यू हैव टू स्टे विद द डायनेमिक्स। अगर आप एक स्लीपिंग मोड में कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर का लेके बैठ गए तो यू मे नॉट बी एबल टू मेक द मनी। सो दैट इज वन थिंग, आई थिंक दैट इज वन रेलेवेंस जो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, और दैट इज हैपनिंग विद एफआईज ऑल्सो। आई थिंक वो भी काफी सीरियस ट्रेडर या सॉर्ट ऑफ रोटेशन में आ गए हैं। एंड एक चीज और मैं कहूंगा, आई थिंक जो एफआईज हैंगे, आई थिंक दे सीम टू बी कमिटेड सेलर्स। बीच में हमने हफ्ते 10 दिन ऐसा देखा था कि काफी डिसेंट शॉर्ट कवरिंग की थी उन्होंने, कुछ एक नॉट वेरी लार्ज बट कैश बाइंग हुई थी, बट अगेन 2-3 दिन से दे बीन एग्रेसिवली सेलिंग। कारण क्या है, वेदर दे आर जस्ट नॉट अफ्रेड ऑफ अपकमिंग टैरिफ डील, या उन्हें लग रहा है कि अभी भी काफी सारे इसके अंदर प्रश्न चिन्ह है, या होती भी है तो कोई बहुत ज्यादा एंकरेजिंग नहीं होगी। आई थिंक यूएस एज अ कंट्री या यूएस एज अ जो उनके टॉप लीडर्स हैं, दे सीम टू बी मोर इन अ रश टू गेट इनटू एग्रीमेंट रादर देन इंडियन एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का अभी भी बयान देखें तो ही सीम टू बी प्रिटी की विल टेक आवर ओन टाइम। सो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है मार्केट में, बट फिर भी टू सम इट अप, आई थिंक मार्केट में even from current levels, market having run up 1000 points in last 6-7 weeks, even from current levels, ठीक है मार्केट चीप नहीं है हमारी, even from current levels मेरे को लगता है कि रिवॉर्ड शायद यहाँ से ज्यादा है और रिस्क यहाँ से कम है। सो वन शुड स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड इन द रेलेवेंट सेक्टर्स। ठीक है, ये आसान नहीं है जो मैं इतना बोल रहा हूँ रेलेवेंट सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में, बट स्टिल आई थिंक वन हैज टू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। और यहाँ से अभी भी मेरे को लगता है कि पाने को ज्यादा है, खोने को कम है। राइट तो नहीं, दो अच्छी बात है कि एक तो आपने कहा कि अभी भी यहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा रिस्क के मुकाबले, एंड सेकंड वो जो सेक्टर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि इस सेक्टर्स के लिए अब मामला उतना सीधा सीधा नहीं रह गया, उस पर आगे और डिटेल में चर्चा करते हैं कि वहाँ पर कैसे एक रणनीति बनाई जा सकती है। अरुण साहब, बार बार एफआईआईज़ की बात आ रही है, तो बीच में या इनफैक्ट अभी भी आप डोमेस्टिक, बहुत हद तक डोमेस्टिक बाइंग जो हमारे मार्केट्स को संभाल रही थी, लेकिन मार्केट को जो स्टेबिलिटी चाहिए, मार्केट को जो एक पर्टिकुलर दिशा चाहिए, मार्केट को जो एक कंफर्ट लेवल चाहिए, क्या वो हमें एफआईआईज़ ही दे सकते हैं? विपिन जी, मेरा मानना यह है कि एफआईआई की सेलिंग जब तक ये ट्रम्प की अनसर्टेनिटी रहेगी, ये चलती रहेगी। और मेरा पर्सनल मानना यह है कि ट्रम्प की अनसर्टेनिटी नेक्स्ट 3 महीने में खत्म हो जानी चाहिए, प्राइमरीली बिकॉज अब यूएस का जो डेटा है वो खराब आना शुरू हो गया है। तो जब यूएस का डेटा खराब आ रहा है तो यूएस के इंटरनली काफी प्रेशर बन रहा है, और नेक्स्ट ईयर अगर इलेक्शंस हैं मिड, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प या तो स्टिमुलस देगा, और जितने भी बड़े बड़े कंट्री से, चाइना से, इंडिया से, रशिया से जितनी भी ट्रीटीज हैं, टैरिफ हैं, वो मोस्ट ऑफ द इश्यूज विल गेट रिजॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और जैसे ही वो होगा, आप देखेंगे इंडिया का सेंटीमेंट जो मार्केट का है वो काफी इंप्रूव होगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर रोटेशन अगर आप देखें तो आई थिंक आईपीओ, सप्लाई ऑफ पेपर, आइदर प्रमोटर सेलिंग या कहीं ना कहीं प्राइवेट इक्विटी की सेलिंग काफी ज्यादा रही है। और आईपीओ में अगर आप रिस्पांस देखें तो काफी अच्छा रहा है। अभी जो 2 आईपीओ टाटा कैपिटल और एलजी के हुए, तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट कहीं ना कहीं अभी भी अच्छी कंपनियों के लिए है। और अगर आप नंबर ऑफ डील्स फाइनेंशियल सेक्टर में देखें, आरबीएल बैंक, फिर एनबीएफसीज को पैसा मिला, फिर समार्ट कैपिटल को पैसा मिला, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है आगे चलते हुए, बिकॉज इतनी फंडिंग मिल रही है। तो और ये लास्ट जो महीना आया, अगर आप देखें, क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन हायर देन डिपॉजिट रेट, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम चालू हो गया है। और हमारा मानना यह है
कि ये जो मोमेंटम है आपको मार्केट में भी नहीं दिख रहा, बिकॉज मार्केट हैव बीन डाउन, काफी लैकलस्टर है। अगले 3 महीने जनवरी से लेके मार्च महीने में दिखेगा, और 26 से लेके 27 का जो ग्रोथ पीरियड है वो कहीं ना कहीं 15-16% आपको अर्निंग्स में दिखेगा, जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 26 में मार्केट उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, और मार्केट्स का सेंटीमेंट और मार्केट्स के इंडिसेस यहां से काफी बेहतर होंगे। तो अगले 3 महीने फिर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। 3 महीने एक ऐसी अवधि है कि हम क्लोज टू बजट भी चले जाएंगे, फिर वहां से कुछ डोमेस्टिक चीजें आएंगी। तो फिलहाल देखा जाए, क्रिटिकल होगा ये समय, और क्योंकि काफी कुछ हो रहा है इस बीच, ट्रेड डील के ऊपर कोई अनाउंसमेंट आ जाए या एक और, हालांकि इंडिकेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई सरप्राइज आ जाए फेड से, तो ऐसे में सुनील साहब, अभी आपने भी जिक्र किया आईपीओस का। इस समय एलजी, टाटा, ये बड़े आईपीओस हम देख लिए। अभी हमारी न्यू एज कंपनियों के 2 आईपीओ खुले हुए हैं, तो आईपीओ का भी मार्केट काफी इस समय एक्टिव है। अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो क्या वो बाकी की वॉलेटिलिटी से थोड़ा दूर हटे और आईपीओ की तरफ देखे? आपने कहा कि ये एफआईआईज भी बहुत सारा अपना पैसा इसलिए वहां से निकाल रहे हैं कि शायद आईपीओ में लगाना हो। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए इस समय क्या प्राइमरी मार्केट भी उसके लिए हो सकता है कि वो देखे? हालांकि मैं यहाँ वैल्यूएशंस की बात नहीं करना चाह रहा कि कौन कितना महंगा, कौन कितना सस्ता और रिकमेंडेशन क्या दे, बट फिर भी एक मोटी राय। नहीं, देखिए, जिस तरह की क्वालिटी आईपीओज आ रही है, जरूर रिटेल निवेशक को उनमें सब्सक्राइब करना चाहिए। एक तो लेंसकार्ट की बात अभी चल रही है, फिर उसके बाद ग्रो जो सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, फिर आईप्रू, एएमसी जो टॉप 3 एमसीज में है। तो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों है, और इनको अपनी आसानी से आप पोस्ट लिस्टिंग में खरीदना, तो जरूर मैं कहूंगा कि रिटेल निवेशक को ये बड़े बड़े आईपीओ, क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट में आ रही है। देखिए, जो भी है, लेंसकार्ट देखिए तो नई दुकान खोलने की बात कर रही है, ऐसे ऐसे प्रू अपने ब्रांच नेटवर्क को शायद खोलेगी। तो ये एंड यूज ऑफ द पैसा भी आईपीओ का अब देख रहे तो बिजनेस में निवेश के लिए आ रहा है, तो उनकी अलॉटमेंट की रेशियो तो बहुत कम आएगी, बट डेफिनेटली मैं कहूंगा कि उनको ये आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने भी 10 लाख से 25 लाख लिमिट को भी, आईपीओ फाइनेंसिंग का लिमिट भी बैंक्स का बढ़ा दिया। तो जरूर वो उनको सब्सक्राइब करना चाहिए जो होता है, मगर खाली लिस्टिंग गेन के लिए मत कीजिए। ये अच्छी कंपनियां हैं, जो भी आपको मिलता है अलॉटमेंट, आप लंबी अवधि के लिए रखिए, बिकॉज ऐसी कंपनियां इंडिया के भविष्य का एक आइडेंटिफिकेशन है। तो मेरा मानना है कि रिटेल निवेशक को जरूर इन आईपीओ, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है, एसएमई आईपीओ उन ध्यान न दे, पर ये दिग्गज कंपनीज जो मार्केट में आ रहे हैं उनमें जरूर वो अप्लाई करे। लक हो गई, अच्छी अलॉटमेंट मिल गई, तो उसको लंबी अवधि के लिए रख ले अपने पास एज ए गुड इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो ये तो एक बात हो गई कि आपको प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाइए, और जैसे कह रहे हैं सुनील जी के उसके लिए सिर्फ एक आपको लिस्टिंग गेन हो जाए, नहीं, आपको सिर्फ ये कि एक लॉन्ग टर्म बैट के हिसाब से, एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से आपको एक काम करना चाहिए, कंपनियों के फंडामेंटल और तौर तरीके देख के। सुनील साहब, इसमें एक और सवाल ये भी, सेक्टर की बात हो रही थी तो धीरे धीरे चलिए उस तरफ भी चलते हैं कि अब अगर इतना तेजी से सेक्टर रोटेशन हो रहा है और आप 3-3 महीने में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज किधर बैठेगी और कौन सी चीज कहां जाएगी, तो फिर क्या आप इवेंट वाइज चलें? मसलन अभी आगे बजट है तो बजट में जो चीजें चलती हैं उनके बारे में अभी से सोचे, या कैसे इसके लिए एक रिटेल इन्वेस्टर इसके लिए अपनी अप्रोच लगाए? देखिए, आपने सवाल में रिटेल इन्वेस्टर का नाम लिया, रिटेल ट्रेडर का नाम नहीं लिया। जो भी आप कह रहे थे वो रिटेल ट्रेडर का काम है कि इवेंट बेस आप घुसे और निकले, घुसे और निकले। एक रिटेल इन्वेस्टर को, जैसे अरुण जी कह रहे थे, ये बहुत अच्छा मौका है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि एफआईआईज अभी तक वापस नहीं आए और खाली डीआईएस की सेक्टर रोटेशन से मार्केट इधर उधर चल रही है। तो बहुत से अच्छे क्वालिटी कंपनियां अभी भी उस हाई वैल्यूएशन, देखिए बाकी देश के कंपैरिजन में हम महंगे हैं, मगर हमारी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या केस मैं नहीं मानता हूं कि हम महंगे हैं, क्योंकि नहीं तो डोमेस्टिक डीआईएस को भी कैश रख के बैठना चाहिए। डीआईएस क्यों खरीदारी करे? उनका भी एक वैल्यूएशन का मॉडल और मेथोडोलॉजी होता है, क्योंकि वो 3 से 5 साल की अर्निंग्स ग्रोथ को देखकर निवेश कर रहे हैं। तो रिटेल निवेशक को भी इन डीआईएस को फॉलो करना चाहिए, और उनके पोर्टफोलियो में खाली 2 चीज का याद रखे, एक जहां पे बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है, और दूसरी जहां पे ग्रोथ की अच्छी एक नमूना दिख रही है। तो गिरावट के हिसाब से मेरे लिए 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखे, उसमें आईटी
और रियलिटी ये दोनों बहुत अंडर परफॉर्मिंग रहे, तो जरूर एक कैचअप, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गई है, तो एक अलोकेशन वहां पर करे। मीडियम टर्म के लिए बात कर रहा हूं, और ग्रोथ की पोटेंशियल देखे तो देखिए ये कंजम्पशन वाली स्टोरी जो है ना, उसका अल्टीमेट एंड रिजल्ट होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बढ़त इंडिया में, और वो होगी ट्रिगर प्राइवेट कैपेक्स की। तो अब मुझे एक इंजीनियरिंग कैपेक्स, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन में कुछ अलग तरीके के चीज इस्तेमाल होते हैं, रोड एयरपोर्ट बनाने में तो सीमेंट स्टील वैसी चीजों की होती है, मगर एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग जब एक्सपेंड करती है, एक होल न्यू इंडस्ट्रियल्स की एक स्टोरी शुरू होती है, उसमें वो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी खुलासा नहीं आया है कि यहां पे होने वाली है, मगर अगले 6 महीने में जरूर कैपेसिटेशन के बढ़त के बाद एक प्राइवेट कैप की शुरुआत, और उसके पीछे और ये वाला सेक्टर जो ऑलरेडी चल चुकी है थोड़ी देर से, बट फिर भी फ्यूचर पोटेंशियल है, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसका कारण कई है, बट एक चीज तो स्ट्रांग कारण है कि ये प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की एग्जीक्यूशन एसएमई और एमएसएमई कंपनियां ही ज्यादातर करती है, और उनको फाइनेंसिंग देना, उनका अनुभव पीएसयू बैंक्स के पास ही है। नंबर 2, लोन ग्रोथ के साथ उनकी मार्जिन एक्सपेंशन भी होगी, क्योंकि ये कंपनियों को 13, 14, 15% पे लेंड करते हैं, तो अच्छी होगी। और तीसरी है, गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव तरीके से पीएसयू बैंक के बारे में सोच रही है कि इनमें लिमिट को 49% बढ़ा दिया जाए, और शायद बजट में बड़े बड़े मर्जर पीएसयू बैंक के भी देख सकते हैं, टू मेक देम वर्ल्ड स्केल बैंक्स। तो पीएसयू का ओवरऑल आउटलुक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और एक चीज जो है, बैंक निफ्टी का रिकैलकुलेशन हो रहा है, अभी सेबी ने दिया है, तो मैक्सिमम लिमिट 20 को रख रहे हैं फ्रॉम 30, और 3 टॉप का खाली 45% रखना है। तो इससे 3-4 और पब्लिक सेक्टर बैंक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स में घुस सकते हैं, जिसके कारण उसमें एडिशनल बाइंग की एक इंसेंटिव आ जाएगी। तो मेरे लिए ये बैंक निफ्टी का रीऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मैं कहूंगा कि मीडियम टर्म के लिए मुझे इंजीनियरिंग कैपेक्स और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरीज जिसमें आज भी निवेश कर सकते हैं। ओके, इंजीनियरिंग कैपेक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और इनफैक्ट वो जिक्र कर ही दिया सुनील जी ने, जो कि एक रीजिक हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जहां पर टॉप 3 में 45% तक की कैपिंग, तो दूसरी एंट्री होगी, उस हिसाब से ये थोड़ा और डायनामिक हो जाएगा और मौका यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुदीप सर, अब एक मोटा थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा है कि 2026 तक जो है टारगेट, वो निफ्टी का 27,000 की बात होती है, 27,500 की, जीडीपी ग्रोथ 6.25 से 7.25% के बीच की, आप ईपीएस 15-17% का बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो बुल रन को सपोर्ट करती हुई दिखती तो हैं। पर अभी बात हो रही थी कि वैल्यूएशन ज्यादा हैं, महंगे हैं, थोड़े ओवर हीटेड हैं, तो कैसे निवेशक इसमें अपनी समझ बनाए? एक तरफ ये नंबर्स हैं, दूसरी तरफ ये वैल्यूएशंस हैं, तो रास्ता किधर? देखिए, रास्ता तो सिंपल है। अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, तो इंडिया जैसा मार्केट आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है और उसके साथ आप इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए, तो नॉमिनल ग्रोथ लगभग 10 से 11% के बीच में नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी में होगा। अगर 11% इकोनॉमी में नॉमिनल ग्रोथ हो रहा है, तो जो अच्छे कंपनीज हैं उनका ग्रोथ 15-20% के आसपास आएगा डेफिनेटली, क्योंकि कुछ नीचे होंगे, कुछ ऊपर होंगे, तभी एवरेज आपके पास 11-12% आ रहा है नॉमिनल ग्रोथ। अब इस स्थिति में आपको बेस्ट एसेट क्लास अगर आपको ढूंढना है, तो इक्विटी मार्केट ही होगा, इक्विटी ही होगा। हाँ, ये बात सही है, आपको सेक्टर ढूंढना पड़ेगा, सेक्टर में अच्छा कंपनी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो काम आपको जरूर करना पड़ेगा, पर उसके बाद इक्विटी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। अब अगर आप कंपेयर करें कि पिछले साल सोना चांदी ने ज्यादा रिटर्न दिया था, पर वो बात सही है, और वो सोना चांदी में रिटर्न जो मिलना था, जो एक मेजर बम्प अप, वो हो गया है। अगर अगला साल वो ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे आप, तो वो गलत एक्सपेक्टेशन होगा। स्टेडी स्टेबल रिटर्न के लिए इक्विटी में ही आना चाहिए और रहना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी बात, अगर आप लंबी अवधि के लिए भी सोचें, तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जो मैक्रो फैक्टर्स है, डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स, वो बहुत तगड़ा है। मॉनसून ठीक ठाक हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ब्याज दरें कम आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स में छूट दिया गया है, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया गया है। सुनने को आ रहा है कि और भी रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से लिया जाएगा। शायद बजट इज राउंड द कॉर्नर, कुछ अनाउंसमेंट तो शायद बजट में भी आएंगे। तो ये सब जो हो रहा है, ये कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए है। और ये क्यों बढ़ावा देने की सोच कंजम्पशन में आई है? क्योंकि प्राइवेट केपेक्स बिल्कुल पीछे चला गया था।
प्राइवेट कैपेक्स नहीं आ रहा था। सरकार की तरफ से जबरदस्त 11 लाख करोड़ का पिछला 2 साल से 11 लाख करोड़ का केपेक्स हो रहा है। अगला साल भी शायद अच्छा केपेक्स होगा, पर प्राइवेट केपेक्स बिल्कुल नहीं हो रहा था और इसका कारण कंजम्पशन डिमांड कम था। जब तक कंजम्पशन डिमांड नहीं आएगा तब तक प्राइवेट केपेक्स, फ्रेश प्राइवेट केपेक्स नहीं आएगा। तो ये स्थिति में प्राइवेट केपेक्स को बढ़ावा देना जरूरी है। तो कंजम्पशन डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए सरकार की तरफ से ठोस कदम लिए जा रहे हैं। तो ये सबका नतीजा ये हुआ कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अब सेकेंड क्वार्टर तक आप छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, वो हो गया। थर्ड फोर्थ क्वार्टर में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंप्रूव करेगा। थर्ड क्वार्टर जो भी करेगा उससे भी बेहतर फोर्थ क्वार्टर होने की उम्मीद है। और तब तक क्या होगा कि वैल्यूएशन भी अच्छे लगना चालू हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है और वैल्यूएशन आगे आगे चलता रहेगा, पर पिछला 3-4 महीने 6 महीने भी आप ले लें तो वैल्यूएशन थोड़ा ठीक तो हुआ है, जरूर सुधरा है, और हम लोग को लगता है और 3-4 महीने में वैल्यूएशन और भी सुधर जाएगा। तो वैसे भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडिया का वैल्यूएशन पी मल्टीपल बाकी बहुत सारे ज्यादातर एशियन कंट्रीज से बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया में जबरदस्त ग्रोथ है, हर जगह में ऐसा ग्रोथ नहीं है। तो हम लोगों को वो सोच समझ के ही खरीदना पड़ेगा और ऐसे ही आपको रिटर्न आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि स्टॉक सिलेक्टिवली खरीदना पड़ेगा, सेक्टर सिलेक्टिवली आपको चुनना पड़ेगा, पर इंडियन मार्केट में रिटर्न निवेशक को जरूर मिलेगा। आपको थोड़ा लंबा सोचना है, 1 साल प्लस के नजरिया से खरीदारी करना पड़ेगा। तो रिटर्न पक्के हैं, लेकिन अगेन सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मोटी अगर थीम पकड़े यहाँ पर पंकज साहब, जब मैं यहाँ पर सुदीप जी की बात को आगे ले जाता हूँ तो कंजम्पशन स्टोरी ये एक साफ साफ नजर आ रही है, अभी तो चलती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, ईवी, क्या ये 3-4 बड़े बड़े फोकस सेक्टर हो सकते हैं जहां पर आगे आपको चीजें बेहतर होती हुई नजर आए? देखो विपिन जी, थीम काफी सारी हैं मार्केट के अंदर, थीम काफी सारी हैं, ग्रोथ भी दिख रही है, ग्रोथ पोटेंशियल भी दिख रहे हैं। बट नाउ द थिंग इज एवरी थीम, एवरी सेक्टर, एवरी स्टॉक हैज अ सर्टेन प्राइस। हर चीज का एक मोल होता है और उस मोल के अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर सर पे ले रहे हो, सो यू मे बी होल्डिंग बेस्ट ऑफ कंपनी इन योर हैंड्स बट दे मे नॉट बी एबल टू गिव रिटर्न। अगर हम देखें कुछ बिना किसी का नाम लिए, देयर आर सर्टेन एफएमसीजी कंपनीज, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, बट अगर हम पिछले 2-3 साल का अगर उनका रिटर्न देखें, आई थिंक रिटर्न टू द शेयर होल्डर इन्वेस्टर इट हैज बीन क्लोज टू नथिंग। सिमिलरली बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी, अगर इनके भी हम 2-3 साल के रिटर्न देखें, दे मे बी कैरिंग बेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बट रिटर्न टू द इन्वेस्टर इज क्लोज टू नथिंग। इसी तरह से अगर हम अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे हमारे कलीग्स आईपीओ की बात कर रहे थे, द काइंड ऑफ फ्लडिंग दैट इज बीइंग सीन इन द आईपीओ मार्केट, अब उसके अंदर मैं किसी पे भी ये टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि क्या वैल्यूएशन रीजनेबल क्या है, क्या होनी चाहिए थी, है या नहीं है, कितनी बेस्ट ऑफ कंपनी है, बट आई थिंक देयर इज अ सीरियस रश ऑफ आईपीओज इन द मार्केट। और कई ऐसी कंपनियां हैं जो ऊपर की वैल्यूएशन पे आ रही हैं, बट वो क्यों ना आए, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इवन एट हायर एंड ऑफ द वैल्यूएशन, 7 गुना, 10 गुना, 17 गुना, 25 गुना सब्सक्रिप्शन हो रही है। और क्या जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो लोग आईपीओ में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, क्या वो सारे लोग सचेत हैं? आर दे डूइंग देयर होमवर्क, या किसी से होमवर्क करा रहे हैं, किसी से ओपिनियन लेने के बाद कर रहे हैं? आई रियली डाउट। आई थिंक उनमें से काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं दोज हु आर ट्राइंग टू जस्ट प्ले अ पॉपअप गेम, कीप शेड ओपनिंग के या फर्स्ट वीक ऑफ द ओपनिंग डेफिनेटली हमारे को 10 से 20% रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, कईयों में मिल भी जाएगा, कईयों में नहीं मिलेगा, बट देयर में भी सर्टेन आइडेंटिटीज दैट विल गेट स्टक इन योर हैंड्स, और हो सकता है अगले 1 से 1.5 साल तक एग्जिट ना मिले। सो बहुत एक फ्रेंजी सी चल रही है मार्केट में। और जैसे कि कहा कि इवन एट करंट लेवल्स हमारी वैल्यूएशन चीप नहीं है, और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें तो डेफिनेटली एक्सटेंडेड वैल्यूएशन है और एक गेम ऑफ मोमेंटम चल रहा है। सो वन विल हैव टू बी वेरी कॉशियस, बट डेफिनेटली जैसा मैंने पहले कह रहा था, आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट। जैसा मैं फिर से दोहराऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर आप थोड़े से होमवर्क के साथ मार्केट में रहें, अगर आपका एडवाइजर अच्छा है, अगर आपके जो एक व्यू पॉइंट है, अगर आप अपना थोड़ा सा होमवर्क कर रहे हैं, स्टिल लॉट ऑफ मनी इज टू बी मेड इन द मार्केट, बट यू हैव टू
you have to catch the right fish, you have to catch the right sectors, you have to be with the relevant sectors. और जैसा आपने पूछा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स का नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट देयर आर सर्टेन सेक्टर जहां पर हमारे को लग रहा है कि वैल्यूएशंस अच्छी हैं. ठीक है, हो सकता है थोड़े दिन के लिए वो मोमेंटम गेम ना दे पाए, बट एट एंड ऑफ द डे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग. जिस तरह हम देख रहे हैं मेटल्स में एक रैली देखने को मिले, आई थिंक मेटल्स वर क्राइंग टू बी बॉट. बैंकिंग में जिस तरह से रैली आई है, बैंकिंग में एक और चीज अपार्ट फ्रॉम जो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए थे पीएसयू बैंक्स में, जो हम गवर्नमेंट की तरफ से देख रहे हैं, आई थिंक गवर्नमेंट सीम्स टू बी प्रीटी एग्रेसिव नाउ टू ब्रिंग सीरियस रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर. जिस तरह से एक हम देख रहे हैं कि एफआईज की या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, जिस तरह से वहां शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, आई थिंक गवर्नमेंट हैज सम विजन इन माइंड, और जो कि अनफोल्ड होगी अगले 2-4-6 महीने में, मे बी ड्यूरिंग द बजट. आई थिंक तो ये जो छोटे मझौले बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, आई थिंक दे आर इन फॉर गुड टाइम्स इन कमिंग क्वार्टर्स. इसी तरह से अगर हम देखें, जैसे सम थीम्स इन डिफेंस सेक्टर, सब थीम नहीं कहूंगा मैं, सम थीम्स इन डिफेंस सेक्टर्स अभी भी डिसेंट वैल्यूएशन पे है. मेरे को लगता है कि उनमें एक अच्छा इन्वेस्टेबल वैल्यू और अच्छा पैसा मिल सकता है. फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल, आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ आवर फेवरेट थीम. हॉस्पिटल्स इन स्पाइट ऑफ वैल्यूएशंस बीइंग लिटिल स्ट्रेस्ड नाउ, बट मेरे को लगता है आप आई डोंट नो किसी भी हॉस्पिटल्स चेन पे आप अक्रॉस इंडिया जाइए, आई थिंक खचाखच भरे होते, बेड्स आर नॉट अवेलेबल, एंड एक क्वालिटी हब बन गया इंडिया मेडिसिन या मेडिकल केयर के लिए. सो आई थिंक दिस इज अनदर सेक्टर विच विल कंटिन्यू. फार्मास्यूटिकल एक काफी अच्छे डिसेंट वैल्यूएशन पे आ गया है. टेक्नोलॉजी में आई थिंक सम ऑफ द स्टॉक्स आर begging to be bought. So it's not an easy game, but I would definitely, जो एक बाकी जगह एक पॉपअप कल्चर चल रहा है, स्पेसिफिकली विद आईपीओ, स्पेसिफिकली विद एसएमई सेक्टर, स्पेशली विद जो हमने थोड़े दिन पहले इवन कमोडिटी में भी देखा, आई थिंक एक स्पेकुलेटिव गेम चल रहा था, तो उससे थोड़े से बच के रहिए. सीरियस मोमेंटम वाले स्टॉक से थोड़े बच के रहिए. अदरवाइज आई थिंक वी आर प्रीटी मच इन इन्वेस्टेबल काइंड ऑफ मोड, और यहां से भी मेरे को लगता है कि अच्छा पैसा बनेगा. वो एक्साइटमेंट आई जाती है सब मार्केट की. जैसा आपने कहा ना कि एक अलग सा है, तो अभी जो पूरा गोल्ड और सिल्वर का सब कुछ चला, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये ना पूछा होगा कि अब कितना और सोना बढ़ेगा या कितना और चांदी बढ़ेगा. और फिर देखिए वो करेक्शंस जो आने थे वो आए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इतना स्पाइक अगर है तो फिर वो करेक्शंस के लिए भी ज़रूर जाएगा और वॉलेटिलिटी वहाँ हाई रहेगी. तो कुल मिला के शायद हम पंकज जी की बात को ऐसे ही समझें कि आपको एक संभल के एक थोड़ा फोकस वे में सेक्टर्स की बहुत सारी बात यहाँ पर हो गई. फार्मास्यूटिकल से लेकर डिफेंस की भी बात आई, सिलेक्टिव डिफेंस की बात आई, और कई बैंकिंग सेक्टर की बात आई, जहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं. आपको थोड़ा धैर्य के साथ उनको देखना, समझना, और थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी के साथ उन्हें बाय करना है. राइट अरुण सर, तो जब बाय की बात आती है, तो अब अगर मान लीजिए हम मोटा मोटा सेक्टर के करीब पहुंच गए हैं कि भाई ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं, आप लोग लगभग बहुत सारी चीज़ें कॉमन बता रहे हैं कि ये सेक्टर्स हैं जहां पर काफ़ी पोटेंशियल है और स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है इंडिया की और सब कुछ अच्छा है, बट खरीदारी के लिए कैसे आप उस समय चुनेंगे? या क्या बाय ऑन डिप्स एक सही चीज़ हो सकती है कि जहां आपको दिख रहा है अच्छी चीज़ है, गिर रहा है, आप ले लें, उठा लें, या उसमें भी एक रेड मार्क होगा, उसके नीचे ही आप जाएं? वो एक इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करेगा? दो चीजें हैं विपिन जी. एक तो जब भी खरीदारी करनी है, अगर आपको 100 रुपए लगाना है तो आप डिफरेंट ट्रांचेस में उसको लगाइए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन. आज आपने कुछ 40% लगा दिया, फिर थोड़ा फॉल हुआ, थोड़ा वेट किया, थोड़ा ट्रेड टैरिफ्स को देखा क्या टोन आ रही है, क्या मूड आ रहा है, फिर थोड़ा लगाया, तो नेक्स्ट 2 महीने में मुझे लगता है जनवरी 31 तक या मे बी बजट से पहले पहले, बिकॉज जैसा पंकज जी ने कहा कि कहीं ना कहीं बजट में इस बार बैंकिंग के लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आएंगे. मुझे लगता है बैंकिंग काफी पॉजिटिव रहेगा और बजट भी काफी रिफॉर्म्स पॉजिटिव आएंगे, तो आपको वहां पर सेंटीमेंट मार्केट का अच्छा लगेगा. तो अगले 2-3 महीने में डिफरेंट ब्रांचेस में लगा देना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स आपने बोला, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो अगर आप देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होती जा रही है. रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर. तो जो भी सर्विसेज हैं या कंजम्पशन की थीम है, उसमें प्रीमियमाइजेशन हो रहा है. आप देखें वॉचेस, लोग प्रीमियम वॉचेस पहनना शुरू कर दिया है, जबकि टाइम आपको मोबाइल में भी मिल जाता है. इन टर्म्स ऑफ कार्स, प्रीमियम कार्स आर सेलिंग लाइक हॉट डॉग्स. सिमिलरली होटल्स, ARRs are going up. Similarly, medical services, diagnostic,
कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक सर्विसेज के जो परसेंटेज मिक्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उससे उनकी मार्जिन इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह पर्सनल केयर, ब्यूटी और पर्सनल केयर में भी जो हायर प्राइस प्रोडक्ट्स थे उनका कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जिससे आपका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है और आपकी मार्जिन बढ़ रही है। अल्कोहल बेवरेजेस, लोग नीचे से उठ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्कॉच लेवल्स पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इवन एयर ट्रेवल में अगर आप देखें तो एयर ट्रेवल कितना अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अक्रॉस सेक्टर जहां पर भी हम कंजम्पशन देख रहे हैं वहां पर हमें प्रीमियम, जो कंपनीज प्रीमियम सेगमेंट को एड्रेस कर रही है, वहां पर जरूर उनको एड्रेस करना चाहिए। और एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, रूरल डिमांड अब तक 1 2 3 साल से कहीं ना कहीं स्लो डाउन में थी। वहां पर आपको ग्रीन शूट, जितनी भी अभी कंपनीज की, एफएमसीजी कंपनीज की कमेंट्री आई है, कहीं ना कहीं आपको उसमें ग्रीन शूट दिख रहे हैं। और मुझे लगता है अगर ओवरऑल कंजम्पशन जो है हमारी अर्बन कंजम्पशन ड्रिवन बाय जीएसटी, ड्रिवन बाय पर्सनल इनकम टैक्स, driven by pay commission which is expected in 27-28 प्लस रूरल कंजम्पशन अगर आ गई तो आपको एक कंजम्पशन का जो इंजन है विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल जीडीपी विल स्टार्ट किकिंग इन। और कैपेक्स में गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज टेकन सो मेनी स्टेप्स। सो मुझे लगता है जो रिवाइवल है गवर्नमेंट, जो पूरी इकोनॉमी का जो 6.5 पौने 7 है, वो 25 बिप्स और आएगी। और मार्केट का जो सेंटीमेंट है, और अगर टैरिफ वहां पर सेटल हो ही जाएंगे तो आपको मार्केट का ओवरऑल सारे नेगेटिविटीज इकट्ठे खत्म हो जाएंगे एंड यू विल सी अगेन अ बिजनेस मोमेंटम, मार्केट मोमेंटम बिल्डिंग अप फ्रॉम फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स। तो अरुण सर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं मार्केट के बारे में, होना भी चाहिए। और जो रीजंस वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन ग्रोथ स्टोरी और उसमें प्रीमियराइजेशन, या फिर अभी ये मैं बात करने ही वाला था कि जो हमारा रूरल डिमांड है वहाँ पर भी अब कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। हालांकि थोड़ी मौसम की मार ने कुछ चीज़ों को ऊपर नीचे किया है, कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा टोटल आउटपुट में वो देखने वाली बात होगी। थोड़ी मॉनसून थोड़ा अपने वक्त से आगे चल गया, लेट्स सी। बट यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे कि ये हफ्ता तो बीत गया, आने वाले हफ्ते भी कुछ एक शुरुआत में बात हुई कि वॉलेटाइल हो सकते हैं या फिर ऐसे ही हो सकते हैं जहाँ 3 दिन अलग दिखाई देंगे और 2 दिन अलग दिखाई देंगे। ऐसे में फाइनली आपको क्या करना है? बहुत अच्छा ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ना करें। एक्शन करना है तो एक हद तक बात हुई, किस दिशा में करना है, कैसा करना है। प्राइमरी मार्केट भी हॉट है इस वक्त, तो उसमें भी हम 2-3 राय सुन चुके हैं और सेकेंडरी मार्केट में मूव आगे बढ़ाने हैं। तो क्या करते हुए आगे जो इवेंट्स हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे उसके आगे की चीज़ें, और बहुत बड़ा इवेंट जिसे हम कह रहे हैं कि वो कभी भी किसी दिन आता हुआ दिखाई देगा, वो है ट्रेड डील। उस हिसाब से आपको कैसे अपनी रणनीति बनानी है। छोटा सा ब्रेक, फिर सब मेहमानों के फाइनल कमेंट्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा वीकेंड मार्केट स्पेशल। बाजार का यह हफ्ता कैसा रहा, उसका एनालिसिस और आगे आप किस तरह की रणनीति करेंगे, उसके लिए एक कोशिश की आपके लिए एक राह बनाई जाए कि कैसे आप बाजार को यहां से आगे समझें, आगे लेकर चले। राइट, तो ब्रेक से पहले हमारे चारों पैनलिस्ट ने बाजार को एनालाइज किया। इस वक्त बाजार की स्थिति क्या है, वैल्यूएशन किस तरीके के दिख रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरह के मार्केट्स की बात हुई, सेक्टर वाइज भी कुछ बातें हो गई, काफी कुछ निकल कर आ गया। लेकिन अब एक फाइनल टेक की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, जहां पर आपको ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को कैसे लेकर चलना है। तो सुनील सर, देखिए इस समय ना थोड़ी कंफ्यूजन की स्टेट तो है बाजार के अंदर, और ऊपर से सोना चांदी ये सब भी अपना रंग अभी दिखा गए। बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं दर्शकों के डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स में कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस समय अपने पोर्टफोलियो को किस दिशा में बैलेंस करें। लगता है कुछ चीज़ों में कि ये अच्छा है, अगले दिन वो कहानी बदल जाती है, फिर कुछ लगता है कुछ अच्छा है, फिर वो कहानी बदल जाती है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? मैं सिंपल म्यूचुअल फंड पे भरोसा कीजिए, और म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर 2 खास स्कीम में पॉइंट आउट करूंगा। एक होता है मल्टी कैप फंड। मैं क्यों मल्टी कैप की जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25 स्मॉल कैप रखने की नियम है। बाकी का जो 25 है वो कहीं पे भी फंड मैनेजर की चॉइस है कहां पे डाले। तो एक ब्रॉड बेस एक्सपोजर मार्केट को अब गारंटीड है। और सेकंड कैटेगरी में जो कहूंगा वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और खास करके इस रीजन के लिए क्योंकि वहां पर अप टू मिनिमम 10% तो आपको गोल्ड या सिल्वर या कमोडिटीज की एक परमिशन होती है। तो आपको एक टैक्स बेनिफिट के जरिए आप कमोडिटी साइकिल में भी निवेश कर सकते हैं। और
कमोडिटी के व्यू ले लें तो एक तरफ तो नॉन गोल्ड और सिल्वर की कमोडिटीज एक रैली में दिख रही है, मगर इफ यू टेक अ लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर भी, राइट, तो एक रीजनेबल डबल डिजिट रिटर्न इस साल भी होगा। यस, लास्ट ईयर 50% से ज्यादा हुआ, वो तो वापस नहीं होगा, मगर एक 10 to 15%, बिकॉज एक सॉवरेन वेल्थ फंड्स की जो एक डी डॉलराइजेशन मूव के कारण एक धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी कंट्रीज कर रहे हैं सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए, उसके कारण गोल्ड की डिमांड में मेरे ख्याल में थोड़ी मजबूती रहेगी। और लोगों को ये कि गोल्ड ईटीएफ में डालूं या सिल्वर डालूं या फिजिकल गोल्ड खरीदूं, ये कंफ्यूजन से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक अच्छा रास्ता है, जहां पे आपको इक्विटी टैक्सेशन के साथ आप गोल्ड और सिल्वर को अक्यूमुलेट कर रही हो। तो ये दो पोर्टफोलियो में, और उसमें जो इक्विटी कंपोनेंट होता है वो ज्यादातर लार्ज कैप होता है, तो मेरे ख्याल में एक बैलेंस्ड लार्ज मिड और स्मॉल कैप की एलोकेशन होगी। और इनके अंदर सेक्टर और स्टॉक की चॉइस आप फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ दीजिए ना। कोई सेक्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, कोई में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, ये और एक टैक्टिकल प्ले जो हम बात कर रहे थे कि इवेंट बेस है, लेट द फंड मैनेजर हैंडल दैट, कि वो एक्सपर्ट्स है, उनके हाथ में सौंप दीजिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस टाइम में म्यूचुअल फंड्स और योर बेस्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट स्टॉक और सेक्टर खरीदना थोड़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि बदलता है जो भी आउटलुक और जो भी इवेंट्स है उसके। अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स का टैरिफ का सॉल्यूशन आ गया तो बात अलग, नहीं हुआ तो बात अलग, तो ये सब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं कहूंगा इस वक्त में आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भरोसा कीजिए। आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं सुनील जी, तो लगे हाथ तो इस सवाल भी आपको पूछ लेता हूं। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ कि वो जो सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया है म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर वो एग्जिट लोड या ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या म्यूचुअल फंड और भी अट्रैक्टिव होते हुए नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने 20 साल म्यूचुअल फंड चलाया है, तो मुझे पता है कि क्या होता है कि जब भी आपको कॉस्ट रिडक्शन होता है तो एक एक्सपेंशन तो फॉलो करता है। जैसे इंश्योरेंस में जीएसटी कट हटा दिया, उसके कारण इंश्योरेंस एक्सपेंड होगा, यहाँ पे भी जो 15-20 पॉइंट्स की जो कटौती की बात कर रही है वो है। सेकेंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने टैक्सेशन को अलग कर दिया फ्रॉम द एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज है, क्योंकि अगर वो कर दिया तो कल समझिए कि अभी ज्यादातर एएमसी रिलेटेड एक्सपेंसेस में आपको 18% की जीएसटी टैक्स लगती है। अगर नेक्स्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो 18 गिरकर 12 हो गया तो समझिए कि उसको आउटसाइड रखने से वो भी फायदेमंद होगा इन्वेस्टर के लिए। और इनके बीच जो है ना, उसमें लिस्टेड कंपनीज में देखे तो एक एएमसीज है, एक ब्रोकिंग और कंपनीज है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ मैनेजर्स है। ये तीनों में क्या होगा कि लिस्टेड कंपनीज में ज्यादातर ये मैनेज कर लेंगे एक्सपेंस को, मे भी छोटी मोटी डिस्ट्रीब्यूटर जो नॉन लिस्टेड स्पेस पे है और स्मॉल इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन पे ज्यादा कॉस्ट का असर पास ऑन करके। मगर ओवरऑल ये मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि कस्टमर की कॉस्ट, क्योंकि कंपाउंडिंग उस 15 बेसिस पॉइंट सेविंग का भी कंपाउंडिंग होगा, तो नेचुरली उनके रिटर्न्स में भी वो उसका असर दिखेगा, और ओवरऑल इंडस्ट्री इस कॉस्ट को मैनेज कर लेगी। ऑफ कोर्स इट्स स्टिल अ कंसल्टेशन पेपर, कुछ अनोमलीज होगी तो इंडस्ट्रीज आल्सो विल मेक रिप्रेजेंटेशन। नवंबर 17 तक टाइम है, तो मगर और ये लागू शायद होगी अप्रैल 1 से, क्योंकि उसके पहले इस पे भी बोर्ड मीटिंग को अप्रूव करना है। पर ओवरऑल रिटेल निवेशक के लिए ये एक अच्छी पॉजिटिव है, और इंडस्ट्री प्लेयर्स में मेरे ख्याल में ये मैनेज कर लेंगे ये कॉस्ट स्ट्रक्चर को, क्योंकि टैक्सेशन को स्कीम के एक्सपेंस से बाहर करवाने से सभी को फायदा मिलेगा। ओके, चलिए, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है जब आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई ना दें, और उसमें भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पर भी एक क्लैरिटी अभी हमने ली सुनील सर से। सुदीप सर, अभी ब्रेक से पहले अरुण जी बात कर रहे थे रूरल कंजम्पशन की, वहां से क्या स्टोरी दिखाई देगी? वहां पे रिटेल निवेशक किस तरीके से देखे या प्ले कर सकता है? हालांकि मैंने थोड़ा सा इरेटिकल मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता नहीं है उसका बहुत इंपैक्ट आएगा, बट अगर उसे भी हम कंसिडर कर ले। और दूसरी चीज की आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि ये हमारा इस क्वार्टर का तो चलिए जो अर्निंग का था वो निकल गया जैसा था, लेकिन आगे एक्सपेक्टेशंस बड़े हैं, क्योंकि जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब का इम्पैक्ट अभी इधर आता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से कैसे लेकर चले? रूरल डिमांड में ग्रीन शूट तो डेफिनेटली विजिबल है। अगर आप एफएमसीजी कंपनी, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी के रिजल्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री को एनालाइज करेंगे, वहां पे ये साफ हो रहा है कि उनको भी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, और उम्मीद ये है कि क्वार्टर 3 और 4 में इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा।
Q2 में दो कारण था। पहला तो बहुत जबरदस्त मॉनसून था और मॉनसून सीजन में थोड़ा बहुत एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है। और दूसरी बात है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर वो जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन हो रहा था उसका अनाउंसमेंट और उस इम्प्लीमेंटेशन, इसमें एक 15-20 दिन का गैप था जिसके दौरान उस टाइम ज्यादा बड़ा कंजम्पशन थोड़ा बहुत रुकावट आया, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे जीएसटी रैशनलाइजेशन का। और ऐसे ही हुआ, उसके साथ साथ फेस्टिव सीजन भी, नवरात्रि का सीजन भी कोइंसाइड कर रहा था, तो कंजम्पशन वाज हेल्ड बैक एंड दैट स्टार्टेड ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। तो इसीलिए सेकंड क्वार्टर में थोड़ा बहुत रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत नमी आई थी और सब लोगों ने वो कमेंट किया है कि वो रिकवरी थर्ड फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यह है कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर में अच्छा खासा रिकवरी होगा। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट कंज्यूमर ड्यूरेबल और टू व्हीलर्स कंपनी को मिलेगा रूरल कंजम्पशन को लेके, क्योंकि देखिए पहली बात तो है इनकम टैक्स में छूट दिया गया है, दूसरी बात जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है। ये दोनों का बेनिफिट जो है वो हम लोग जरूर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टू व्हीलर्स में देखेंगे। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमारे दिग्गज कंपनीज हैं, टू व्हीलर्स में भी हमारे दिग्गज कंपनीज हैं और मैरिज सीजन भी सामने, लंबा मैरिज सीजन है। तो ये सब अगर एक साथ देखें तो मुझे तो लगता है इन सेक्टर्स में अच्छा खासा सेल्स ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो कि कंपनीज को अच्छे नतीजे पोस्ट करने में सहायता करेगी। दूसरा और एक सेक्टर का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट डायरेक्टली मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ जो सेक्टर जैसे सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, यहाँ पे भी जबरदस्त ट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन का बेनिफिट इन सेक्टर्स को भी जबरदस्त मिला है और एक रूरल इनकम और रूरल कंजम्पशन को इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड फॉर बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, ये सब बढ़ेंगे और इसका फायदा इस सेक्टर्स को मिलेगा। वैसे भी सीमेंट एक बहुत अच्छा सेक्टर है। इन्होंने अपना परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है, कॉस्ट एफिशिएंसीज एक्सट्रैक्ट किया है और साथ साथ डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसिंग पावर भी इनके पास रहेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे नतीजे ठीक ठाक थे इन स्पाइट ऑफ मॉनसून, पर मुझे लगता है Q3 Q4 में और भी बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। तो बाय एंड लार्ज मैं ये कहूंगा कि इन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। साथ में मैं आपको एक जोड़ना चाहूंगा कि ओवरऑल अगर डिमांड की बात करें, ओवरऑल अगर शेयर में खरीदारी की बात करें, तो मैं तो निवेशक को यही सलाह दे रहा हूं और अभी भी दूंगा कि आप डोमेस्टिक फोकस सेक्टर में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हैं, ऐसे सेक्टर से थोड़ा दूर रहना अभी भी सही होगा, क्योंकि टैरिफ रिलेटेड, ट्रेड वार रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव न्यूज फ्लो कंटिन्यूअसली चलता है, जो कि इनकी परफॉर्मेंस को मार्केट में और एक्चुअल में भी अफेक्ट करता है। तो फोकस करिए डोमेस्टिक फोकस्ड इंडस्ट्री पे। इसमें जो जिन सेक्टर्स के जिक्र मैंने किए वो सारे आते हैं। डोमेस्टिक फार्मा, डोमेस्टिक हेल्थ केयर, इस पे फोकस करिए। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सेक्टर्स है जो कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स, वहां पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से आप सेक्टर्स को चुनेंगे उस पर एक बार और आगे की बात हो गई। और जैसा सुदीप जी कह रहे हैं कि अभी भी क्योंकि अनसर्टेनिटी है ट्रेड डील के लिए, तो जो भी एक्सपोजर है जिनका आउटसाइड इंडिया, उनके मुकाबले जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज है, डोमेस्टिक चीज़ों पर फोकस करने वाले सेक्टर है, वहाँ ज़्यादा सेफ बेट होगा। पंकज सर, दो बड़ी चीज़ें, एक तो यही डील और उसके बाद शायद बजट, लेकिन इस बीच क्या कुछ और है मार्केट को जो सरप्राइज कर सकता है, या कोई और इवेंट जहां मार्केट की नजर रहेगी, मे बी सरप्राइज ऑन द पॉजिटिव साइड और मे बी नेगेटिव साइड, जहां मार्केट देखेगा? देखो विपिन जी, खैर सबसे बड़ा सरप्राइज तो अगर सरप्राइज या अनफोल्डिंग अगर हो सकती है, विच इज बिंग लुक फॉरवर्ड, वुड बी कि किस तरह की टैरिफ डील यूएसए से आती है और कब आती है, जल्द आती है या थोड़ी देर से आती है। देयर आर गुड एनफ चांसेस कि कहीं ना कहीं मंथ नवंबर में एक वर्किंग टैरिफ डील आनी चाहिए, और वो किस तरफ झुकाव होगा, कितनी अच्छी होगी, आई थिंक उसके कॉन्ट्रोल्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक चीज और, जैसे आई वाज स्टडिंग द डाटा, जो नवंबर मंथ है जनरली अगर हम देखें, जनरली इट हैज बीन अ गुड मंथ। इवन अगर हम देखें, इवन क्लाइमेट वाइज हमारे देश के लिए नवंबर जो मंथ होता है काफी अच्छा मंथ है पोस्ट मानसून।
उसके अलावा जो मूव्स आते हैं, जब भी मूव्स आए हैं हमने देखे हैं हिस्टोरिकली, बड़े मूव्स आए हैं. सो आई थिंक मैं एक आशावादी आदमी हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं. सो आई थिंक वी कुड एक्सपेक्ट अ गुड पॉजिटिव मूव इन नवंबर ऑल्सो. इसके लिए एक तो जो 2-3 चीजें मैं जो अभी आप बात कर रहे थे एज अ इन्वेस्टर्स या जो लोग ये वॉच कर रहे हैं, वन हैज टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट. अगर आपको पैसा बनाना है तो उसका सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल है, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट. अब उसके अंदर देन अगेन स्टे इन्वेस्टेड इन द राइट स्टॉक एंड सेक्टर्स. राइट स्टॉक और सेक्टर्स के लिए आई थिंक इट इज इजियर सेड एंड डन. उसके लिए आपको आइदर यू शुड बी कैपेबल इनफ. आजकल इतना न्यूज फ्लो है, बट यू हैव टू बी एबल टू फिल्टर द न्यूज फ्लो. सोशल मीडिया पे अनाप शनाप न्यूज फ्लो भी बहुत ज्यादा है, तो उससे आपको बच के रहना है. यू गॉट टू हैव अ गुड एडवाइजर विद यू. अगर एडवाइजर नहीं है तो अच्छे म्यूचुअल फंड में आप जाइए. सो आई थिंक देयर आर वेज एंड मीन्स, बट स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट. जो आपकी क्षमता है, जो आपकी लिक्विडिटी है, उसके साथ बने रहिए. क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, आई थिंक देयर आर ओनली 3-4 रेलेवेंट प्लेसेस जहां पर आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं. एंड इक्विटी मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट वन आई वुड से. सो इसमें आप इन्वेस्टेड रहिए. उसके अंदर आप सेक्टर्स आप चूज किए. उसके अलावा जो हमारे को विज़ यूएसए के साथ जो इशू चल रहा है, टैरिफ रिलेटेड इश्यूज, यू नो देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू द ग्रे क्लाउड्स. मेरे को ऐसा लग रहा है अल्टीमेटली वी वुड डेफिनेटली हैव अ गुड ट्रेड डील. जिस तरह से नेगोशिएशन चल रही है हमारी टीम की यूएसए के साथ, तो वो कब होगी, कैसे होगी, उस पर बहुत ज्यादा अटकलें ना लगाए. हम ये मान के चले कि जल्दी होगी, अच्छी डील होगी. उसके अलावा व्हाट हैज हैपेंड विद दैट कि गवर्नमेंट एग्रेसिव हो गई है. गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया है कि वी हैव टू बी एग्रेसिव विद द रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी, रिफॉर्म्स इन द स्टॉक मार्केट, रिफॉर्म्स इन एलाइड सेक्टर्स, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर्स. सो उस चीज का एक एक्स्ट्रा एग्रेशन शायद गवर्नमेंट को आ गया है कि अगर हमारे को जो देश को टेम्पररी दिक्कतें हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ रिलेटेड इश्यूज, तो एटलीस्ट लेट्स गेट आवर एक्ट टुगेदर. और उसमें जिस तरह से गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट अग्रसर है, मेरे को लगता है कि अगले 3-4-6 महीने में इसमें अग्रसर रहेगी. एंड दैट में कल्मिनेट विद द बजट में वी कुड सीरियसली एक्सपेक्ट सम मेजर रिफॉर्म. जिस तरह से जो जीएसटी रिफॉर्म आया, दो इट वाज इन द मेकिंग, बट उसमें हमने देखा कि जिस तरह से 15 अगस्त को मोदी जी की तरफ से बयान आया, आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट द एग्रेशन. सो आई थिंक सो दैट इज ऑल, दैट कंट्री इज बीइंग टेकन इन द राइट डायरेक्शन, इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में. इट्स जस्ट दैट कि बीच बीच में थोड़ा सा फ्रॉथ क्रिएट हो जाता है सेक्टर्स में या इकोनॉमी में, वो थोड़ा करेक्शन हो जाता है. बट अल्टीमेटली आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जो हमारा ऑल टाइम हाई है इक्विटी मार्केट में, वो ब्रीच होगा. वो ब्रीच किस इवेंट से होगा? टैरिफ रिलेटेड इवेंट होगा, सम अदर इवेंट होगा, मेजर रश इन द मार्केट्स होगा, आई डोंट नो. बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ when, not if. So that is the kind of scenario we are talking about. I'm pretty optimistic on the market. और जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टर को अच्छे सेक्टर्स में, रेलेवेंट सेक्टर्स में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छे एडवाइजर के साथ, टू बी ऑन द लाइटर साइड, मे बी सीएनबी ऐसे आवाज के साथ रह के, मेरे को लगता है कि अच्छा पैसा जरूर बनेगा. स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट. नहीं, यही हम कोशिश भी करते हैं आप जैसे विद्वानों को बुला के कि सही राय दर्शकों तक पहुंच जाए, ताकि वो एक पॉजिटिव नोट पे मार्केट में बने रहें, अच्छा रिटर्न कमाएं. एट लास्ट अरुण सर, आपकी राय, कुछ क्विक एडवाइस दर्शकों के लिए. आई थिंक मैं पंकज जी से काफी हद तक सहमत हूं. और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जैसा कहा गया कि बैंकिंग में कंसोलिडेशन, सीमेंट की बात करी सुदीप जी ने, सीमेंट में भी अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन हो चुका है. टॉप के 3-4 प्लेयर्स काफी कंसोलिडेट कर चुके हैं पूरे सेक्टर को, और छोटी छोटी कंपनीज ले चुके हैं. ये कंसोलिडेशन. और एक और चीज, बैंकिंग में अभी गवर्नमेंट एक ऐसे रिफॉर्म्स लाई है जिससे बैंक्स विल बी एबल टू फैसिलिटेट M&A ट्रांजेक्शंस. तो मुझे लगता है आगे चल के जैसे जैसे कंपनीज के साइज बड़े होंगे, M&A ट्रांजेक्शंस बढ़ेंगी, सिनर्जीज आएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और आपको एफिशिएंसी दिखेगी उन कंपनीज में. एफिशिएंसी दिखेगी, बेटर मार्जिन्स, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर ROE. और जहां रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा, वहां आपके पी मल्टीपल का एक्सपेंशन भी उन कंपनीज में देखेंगे. तो ओवरऑल काफी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि यहां से मार्केट में बिल्कुल डटे रहना चाहिए और धीरे धीरे अपना एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहिए.
ठीक है जी, तो मार्केट में डटे रहें, धीरे धीरे अपना एक्सपोजर इंक्रीज करें। कहाँ बचना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत विस्तार से बातचीत हुई है कि किन किन चीज़ों से आपको बचना है, कहाँ आपके लिए मौके बन सकते हैं। डोमेस्टिकली बहुत कुछ हो रहा है, शायद ये ट्रेड डील और ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी एक मौका बन के आई हैं, जब हमारी अपनी इकोनॉमी को अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली ग्रो करने का वो एक पुश मिला है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मौके बहुत बनेंगे इस बाजार में, जैसे बार बार कहा गया सबकी तरफ से कि गेट इन्वेस्टेड। हाँ, आपको हमेशा थॉटफुल रहना जरूरी है और इसीलिए हम मेहमानों को, अपने विद्वानों को लेकर आते हैं कि कैसे बाजार को अच्छी तरह से समझे, बाजार की नब्ज को पकड़े, ना कि आप वो जो बीच में फायर क्रैकर्स आ जाते हैं और उसमें बह जाएं कि अरे वाह ये बढ़िया है वो बढ़िया और बाद में कोई नुकसान हो। नहीं, आपको एक लॉन्ग टर्म प्ले करना है, एक अच्छा रिटर्न कमाना है और मुस्कुराते हुए घर जाना है बाजार से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये चर्चा जो होती है शुक्रवार के दिन बहुत काम आती है हमारे दर्शकों को, मार्केट की अपनी समझ को टाइम के हिसाब से मैनेज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।